नमस्कार दोस्तों, मैं बीमा राज। मैं एक बार फिर से आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं और ये पॉलिटी का मेरा सेकेंड लेक्चर है। इसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर हम बॉडी की बात करें तो दो टाइप के बॉडी होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ बॉडीज़। वन इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. In non-constitutional body, there are also two types. One is a statutory body, and another is non-statutory body. अगर statutory body की बात करें, they get power from an act enacted by the legislature. मतलब जो स्टैचुटरी बॉडी होते हैं वो किसी एक्ट के द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे हम इसमें बात कर लेते हैं, इसमें होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया। ये किस टाइप की बॉडी है? स्टैचुटरी बॉडी है, क्योंकि ये दोनों एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं। और दूसरा जो होता है ना स्टैचुटरी बॉडी होता है, वे लोग कैसे बनते हैं? वे लोग किसी एक्सिक्यूटिव ऑर्डर से बनते हैं। जैसे नीति आयोग जो बनी थी 1 जनवरी 2015 को बनी थी, यूनियन कैबिनेट के रेजुलेशन के द्वारा बनाया गया था। माने एक तरह के यूनियन कैबिनेट के क्या एक्सिक्यूटिव ऑर्डर से बना था। तो उसी तरह से स्टैचुटरी बॉडी में भी दो भाग होते हैं। दो बॉडी होते हैं, एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। तो ये सभी जितना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके लिए मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा, तो उसमें जितनी भी बॉडी है उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं डिस्कशन जो करने जा रहा हूँ, आज मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होते हैं। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस टाइप के बॉडी होते हैं जो भारतीय संविधान में पहले से प्रेस्क्राइब हैं, और ये जो पावर जो ड्राइव करते हैं, पावर और अथॉरिटी, वो भारतीय संविधान से ड्राइव करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दो टाइप ऑफ बॉडी विच आर इंस्क्राइब्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्राइव देयर पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह से टोटल 12 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उन सभी को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। आज जो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं। भारत के निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज़ अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। यह एक तरह से स्वतंत्र निकाय बॉडी है जो भारतीय संविधान के द्वारा बनाई गई है, जो देश में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, पूरे देश भर में स्वतंत्र रूप से स्वच्छ रूप से इलेक्शन को करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। आर्टिकल 325 में क्या बताता है उसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 325 प्रोवाइड्स द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 में इसका पावर के बारे में बताता है कि किस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट के ऑफिस का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से करवाया जाए, उसको सुप्रिटेंड करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए और इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आर्टिकल 324 में वर्णन है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो एक तरह की कॉमन बॉडी है दोनों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जितना भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जितना भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन जैसे लोकसभा हो गया, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाग लेती है। और उस तरह से अगर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाग लेती है। जबकि स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो असेंबली इलेक्शन का जो इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट इलेक्शन करवाती है। इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये है कॉमन बॉडी है दोनों के लिए। अच्छा, अब बात कर ले हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें 3 मेंबर होते हैं। एक जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं, अदर जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं। कहने का मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। 1 member इज कॉल्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 members आर कॉल्ड इलेक्शन कमिश्नर्स। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब हम बात कर लेते कि प्रोविजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324
मैंने आर्टिकल 324 के अनुसार कौन कौन से प्रोविज़न है। अब सबसे पहला जो प्रोविज़न जो बता रहा है, इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच अदर नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर विच मे बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो आर्टिकल 324 में वर्णन कर रहा है, उसमें 3 लोग होते हैं। 3 लोग कोई ज़रूरी नहीं है, वो समय से बताता, समय से निर्धारित करते हैं, समय समय से प्रेसिडेंट निर्धारित करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंडिया में कितने लोग मेंबर होंगे। अगर आप प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो इसमें अभी 3 मेंबर है। एक जो आपका है इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और अदर जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अगर कम कम बेशी करना है कि कितना लोग रहेंगे इसमें, तो उसको समय समय से जो निर्धारित करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निर्धारित करते हैं, और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगर कहीं पे इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करनी होती है तो उस समय जो इलेक्शन कमीशन का एक चेयरमैन जो बनता है वो वहाँ का इलेक्शन कमिश्नर बनता है। सपोज मान लेते हैं कि अगर हमें स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करवानी है तो स्टेट का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो उसका चेयरमैन होगा इलेक्शन कमीशन का, जब अदर 2 मेंबर का इलेक्शन होगा। अदर जो 2 इलेक्शन कमिश्नर जब अपॉइंट होंगे ना, तो उस वहाँ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उस कमीशन का अध्यक्ष होगा। चलिए, जैसे हम भारत की बात कर लें, भारत में अगर बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया है वो चेयरमैन होगा जब अदर इलेक्शन कमिश्नर की जब नियुक्ति की जाएगी। चलिए, इसका अगला जो कंडीशन क्या कहता है, द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। कह रहा है कि सर्विस और टेन्योर इलेक्शन कमिश्नर का कौन डिटरमाइन करते हैं, और प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। दोनों के लिए, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के लिए और रीजनल कमिश्नर ऑफ इंडिया। रीजनल कमिश्नर ऑफ इंडिया के बात करें तो आपका स्टेट कमिश्नर, और वो जो सेंटर वाला है वो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर हो गया। उन सभी का टेन्योर और सर्विस को डिसाइड जो करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। चलिए, अब इसमें कुछ मैं करंट ऐड किया हूँ जो परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है। इससे क्वेश्चन अगर कहीं से हिट करे परीक्षा में, खास करके पीसीएस एग्जामिनेशन में, वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इसी क्षेत्र से आएंगे। देखिए, जैसे अब मैं बात कर लेता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी के हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी के हैं सुशील चंद्रा है, वे 24 नंबर पे हैं, 24वां है वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनका सैलरी जो है 2.5 लाख का होता है। अभी उनका जो सैलरी 2.5 लाख का होता है। अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जो इंडिया है अभी, और राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे है, उनका भी सैलरी 2.5 लाख का होता है। अभी मैं बताने जाऊंगा कि दोनों का सैलरी सेम में होता है। अगर स्टेट कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें तो अभी स्टेट कमिश्नर माने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बिहार के हैं वो SHR श्रीनिवास है। माने बिहार के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अभी वो SHR श्रीनिवास है। जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है अभी जो स्टेट का है, देखिए इसमें इंडिया नहीं बिहार होना चाहिए, यहाँ पे बिहार होना चाहिए। तो अभी फूलचंद्रा चौधरी और त्रिपुरारी शरण है। अभी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी जो बिहार के, वो फूलचंद्रा चौधरी और त्रिपुरारी शरण हैं। इसमें जो मैं बता रहा हूँ इसमें जो है ये यहाँ पे इंडिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पर स्टेट होना चाहिए। स्टेट का मतलब यहाँ बिहार होना, बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। स्पेशल जो ये लेक्चर जो प्रिपेयर हो रहा है वो BPSC के लिए बन रहा है। तो अब हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि जो अभी इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सुशील चंद्रा है, वे 24 रैंक में है अभी, और उनका सैलरी जो है 2.5 लाख का होता है। और अदर जो 2 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे हैं, उनका भी सैलरी 2.5 लाख का है। अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बिहार की बात करें तो वो अभी SHR श्रीनिवास है। जबकि अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बिहार में वो फूलचंद्रा चौधरी और त्रिपुरारी शरण हैं। एक जो ऐप लॉन्च किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका नाम है गरुड़ एप्लीकेशन। जो गरुड़ जो एप्लीकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है, जारी किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी पोलिंग स्टेशन है, जितना भी मतदान केंद्र, उन सभी को डिजिटल मैपिंग के लिए एक गरुड़ एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है।
अब हम बात करें कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 2011 से मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है नेशनल वोटर डे का, वो है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। इस बार का थीम है। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया ही क्यों जाता है? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी को हुई थी, इसलिए यह उस दिन से यह नेशनल वोटर डे, उस दिन को ही नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। और ये शुरुआत जो इसकी हुई थी ये 2011 से हुई थी। अब हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी जो हम देख रहे हैं, अभी प्रेजेंट जो स्टेटस देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो पहले ऐसा नहीं था। ये समय समय पर बदला गया है, उसी के बारे में अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर शुरू की से बात करने जाएँ तो 1950 से लेके 1989 तक ये सिंगल बॉडी था। इसमें केवल एक ही मेंबर हुआ करते थे। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक। देखिए, मैंने अभी बताया, कुछ पहले बताया कि 26 जनवरी 1950 को ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उसी दिन, मतलब 26 जनवरी को, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और उस दिन से 15 अक्टूबर 1989 तक ये सिंगल बॉडी था कि इसमें केवल एक मेंबर होते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को भारत के जो प्रेसिडेंट उस समय के थे, उन्होंने 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया। किस लिए? टू रिड्यूस द इंक्रीज वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन अकाउंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। 16 अक्टूबर 1989 के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने 2 अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति किया, इसलिए कि उस समय जो एक अमेंडमेंट लाया गया था 61st अमेंडमेंट 1989। किस लिए? 21 साल जो वोटिंग एज था उनको 18 साल को कम करने, 21 से 18 को कम करने के लिए, इसको करने के लिए इलेक्शन कमीशन का कार्य का दायरा बढ़ गया था। इस कार्य के दायरा को घटाने के लिए उस समय के जो भारत के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2 अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की थी 16 अक्टूबर 1989 से। तो हम बता सकते हैं कि 16 अक्टूबर 1989 के बाद सिंगल बॉडी से अब 3 मेंबर बॉडी हो गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आगे बात कर लेंगे। लेकिन जनवरी 1990 में प्रेसिडेंट एबोलिश 2 इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन जनवरी 1990 में फिर से प्रेसिडेंट ने उन दोनों जो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए थे उनको रिड्यूस कर दिया, मैंने हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। तो फिर से जनवरी 1990 में ये सिंगल बॉडी बन गया। लेकिन अगेन इन अक्टूबर 1993 प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन अगेन दोबारा 1993 में प्रेसिडेंट ने 2 अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की। उस समय से लेकर अभी तक इंडियन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 मेंबर बॉडी है। 1 आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अदर जो है इलेक्शन कमिश्नर है। उस समय से अभी तक अब ये 3 मेंबर बॉडी है। कब से? अक्टूबर 1993 से। ये 3 स्टेज में है। फर्स्ट जो स्टेज आपका बताता है वो सिंगल बॉडी कब से कब तक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 से सिंगल बॉडी बना। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से लेकर अक्टूबर 1990 तक, ये आप जनवरी 1990 तक आपका ये 3 मेंबर बॉडी बना। लेकिन अक्टूबर 1993 में इसको 1990 से 1993 तक ये रहा आपका, 1990 से 1989 से 1990 तक आपका 3 मेंबर बॉडी ये रहा। फिर 1983 में इसको एबोलिश कर दिया गया। और उसके बाद से अभी जो स्टेटस प्रेजेंट स्टेटस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है वो 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें से 1 इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अदर जो है इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। चलिए हम पावर की बात कर लेते हैं कि पावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो कमिश्नर उसका क्या है। इसमें जो 3 मेंबर हैं तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो कमिश्नर है उन लोगों के पावर क्या है। अगर हम पावर की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो 2 कमिश्नर्स हैं उन लोगों के पावर सेम है। तो इक्वल पावर है, रिसीव इक्वल सैलरी अलाउंस एंड फैसिलिटीज़।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो कमिश्नर है उन सभी का पावर एक है, एक तरह के सैलरी लेते हैं, उनका अलाउंस भाता भी एक तरह का है, सुविधा भी एक तरह का है, केवल ये पोस्ट अलग है लेकिन हर तरीका में वो तीनों सेम ही हैं। चाहे आप बात कर ले पावर के बारे में, चाहे उनकी सैलरी के बारे में बात कर ले, या अलाउंस के बारे में बात कर ले, या फैसिलिटी के, सभी का सभी चीज़ में वे सभी बराबर हैं। विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और वे सभी किसके बराबर होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन सभी से तीनों जो है मेल खाते हैं। जो पावर आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है वही आपका किसका है? अदर जो इलेक्शन कमिश्नर का है, और वही जो पावर और अलाउंस और सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के होता है। तो कहने का मतलब ये जो चार चीज़ें हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, वह सभी का पावर, सैलरी, अलाउंस और फैसिलिटी सब के सब बराबर हैं। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमोंगस्ट द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, मैटर इज डिसाइडेड बाय कॉमन कमीशन बाय मेजोरिटी। अगर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी तरह का वैचारिक किसी तरह को वैचारिक विवाद उत्पन्न होता है किसी भी मुद्दा को लेकर, या किसी केस को डिसीजन में इलेक्शन कमिश्नर के बीच और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच, तो उन सभी मुद्दा को सुलझाया जाता है किसके द्वारा? मेजोरिटी के द्वारा सुलझाया जाता है। जब किसी भी मैटर के रिलेटेड में अगर विवाद उत्पन्न हो जाए इलेक्शन कमिश्नर के बीच और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच, इन सभी को जो मैटर जो डिसाइड किया जाता है, ये तीनों को तीनों मिला के जितना मेजोरिटी होती है उसके अनुसार से ही डिसाइड किया जाता है मैटर को। मतलब मेजोरिटी से डिसाइड किया जाता है। कभी अगर किस तरह से विवाद हो जाएगा ना, विवाद को सुलझाने के लिए मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर जिसके तीन में से 3 लोगों मेंबर है, अगर किसी भी पक्ष में अगर 2 लोग सहमति हो गए तो मेजोरिटी हो जाएगी। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ पे वो सहमति बन जाएगी। अगर हम टेन्योर की बात करें, माने कार्यकाल की बात करें, तो टेन्योर 6 ईयर और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। टेन्योर इनका है वो 6 साल का है, जब तक कि वे 65 ईयर के एज अटेंड नहीं कर रहे। इनमें से जो पहले हो जाएगा वही उनका टेन्योर होगा। दे कैन रिजाइन एनी टाइम और कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दियर टर्म। वे कभी भी रिजाइन कर सकते हैं या उनको एक्सपायरी डेट से पहले रिमूव भी किया जा सकता है। और इसी चीज़ को यूज करते हैं लोग पॉलिटिशियन, कि कभी भी किसी को हटा देते हैं और कभी भी किसी को इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर देते हैं, चाहे किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नियुक्त कर देते हैं। यही एक लूप होल है। आगे हम बताएंगे कि क्या लूप होल है, क्या लूप होल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, जो कि दिक्कत करती है किस में? इंडिपेंडेंट बॉडी होने में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंसी एज पर आर्टिकल 325। इन 325 आर्टिकल के अनुसार इंडिपेंडेंसी क्या चीज़ की स्वतंत्रता मिली है, अब उसको बात कर लेते हैं। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बिकॉज ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट इन सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कर रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो पद है वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है उनका सुरक्षा प्रदान किया गया है, क्योंकि उनको कभी भी ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता है, उसको कभी ऑफिस से रिमूव नहीं किया जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को उनको ऑफिस से हटाया जाता है, किस तरह से? ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास टू द दैट इफेक्ट बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेसिफिक मेजोरिटी अदर ऑन द ग्राउंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। कह रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको ठीक उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। कब हटाया, कैसे हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट को जब जज को हटाया जाता है उसको इस स्थिति में हटाया जाता है कि वे किसी ग्राउंड पे मिसबिहेवियर और इनकैपेबल ठहराए गए हों, और अगर ये ठहराए गए हों तो एक मेजोरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है, एक रेजुलेशन के द्वारा, जो कि एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास किए होते हैं, तब भी ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। यही है उनका टेन्योर जो सिक्योरिटी प्रदान करती है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रदान करती है। Thus he does not hold his office till the pleasure of president though he is appointed by him। देखिए, हमने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त किया था और वह अपने ऑफिस में
उस समय तक बने रहते हैं जब तक उनका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट प्राप्त करते रहते हैं। जब तक वे प्रेसिडेंट के प्लेजर प्राप्त करते हैं तब तक वे ऑफिस में बने रहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, यहाँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वे उस समय तक ऑफिस में नहीं बने रहते हैं कि जब तक प्रेसिडेंट के प्लेजर को प्राप्त कर सकते हैं, दो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम, जबकि वह उनके द्वारा नियुक्त किए होते हैं। हमने देखा, इसका कहने का मतलब है दो ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस स्टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वे अपना ऑफिस उस समय तक नहीं उस समय तक ऑफिस में नहीं रहते हैं जब तक कि उनका प्रेसिडेंट के प्लेजर प्राप्त हो। उस समय के बाद भी रहते हैं जबकि उनका अपॉइंटमेंट उनके द्वारा ही होता है। लेकिन ठीक इसी के विपरीत अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल देखिए ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये ऑफिस भी उनके प्लेजर पे ही डिपेंड इनका करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इंडिया अपॉइंट तो उनके द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ऑफिस जो अटेंड करते हैं वो प्लेजर और प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं करते हैं। ये आपका ये वर्ड कह रहा है, यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब ये हुआ। चलिए अगला जो क्या कहता है, अगला जो है एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए अगर कोई भी तरह का इलेक्शन कमिश्नर, चाहे वो रीजनल की बात करे या सेंट्रल की बात करे, तो उनको हटाने के लिए आप उसी समय हटा जाएंगे जब आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको राय देता है उस पर। आप बिना उनके राय लिए आप उनको हटा नहीं सकते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है। चलिए अगला जो है आगे हम देखते हैं क्या कर रहा है। अब हम कुछ इसमें लूप होल देखने की बात करते हैं। हाँ ठीक है, सम फ्लॉज, सम इसमें लूप होल है। देखिए अगर इलेक्शन कमीशन इंडिया संविधान ये बात करती है कि यह एक स्वतंत्र निकाय है, तो वास्तविकता में ये क्यों नहीं रहती है, क्या कारण है इसके होने के लिए कारण क्यों नहीं स्वतंत्र है उसके बारे में बता रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन। देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली बताती है तो उनके लिए क्वालिफिकेशन जो उनमें जो इलेक्शन कमिश्नर जो बनते हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन की बात नहीं किया गया है कि उनका पढ़ाई कितना होना चाहिए, किस तरह का लीगलिटी होना चाहिए, किस तरह से लीगल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, जुडिशियल कितना नॉलेज है, इस तरह के उनके बारे में कोई नहीं बताते। इसलिए आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो अपॉइंट हुए रहे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो एक अच्छे खासे नॉलेज वाले होंगे और हर फील्ड का उनके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होगा। इस तरह से किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन भारत ये संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। अगला जो है इसमें है कुछ लूपहोल है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखिए इस भी क्लियर नहीं बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जो टर्म ऑफ ऑफिस है कब तक रहेगा। नहीं, देखते हैं कि कभी 1 साल हुआ फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया, कभी 2 साल हुआ ट्रांसफ़र कर दिया, उनका कभी स्पेसिफिक नहीं है, वो चेंज कर दिए जाते हैं। अगर वो टेन्योर अगर निर्धारित रहती है संविधान के द्वारा कि नहीं 3 साल तक ही या 2 साल तक ही उनको रहना है, तो उसके दरमियान किसी को चेंज नहीं किया जा सकता था। इसलिए टेन्योर स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए से एक तरह का यह लूपहोल है इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन का। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। देखिए इसमें और एक लूपहोल है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह से रोकथाम नहीं करती है जो रिटायर हो गए हैं अपने पद से उनको दोबारा अपॉइंटमेंट होने के लिए। इससे क्या होता है कि जो जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर होते हैं तो उनको डर रहता है कि कहीं मैं गवर्नमेंट के खिलाफ काम ना कर दूं, ताकि मैं अगर रिटायर हो जाऊं तो मुझे दोबारा अपॉइंट ना करे। इसलिए वो क्या कराते हैं, वे अपने सरकार की चटुकारिता करते रहते हैं ताकि वो रिटायर भी होखें तो कोई उनका बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल में उनका सिलेक्शन हो जाए। अगर इस तरह से नहीं किया होता, अगर संविधान उनको रोक दिया होता कि रिटायरमेंट के बाद उनका फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होती, तो वे इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हो, किसी के गवर्नमेंट के दबाव में नहीं आकर काम करते। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी जो इंडिपेंडेंसी है इससे हरास होती है। चलिए अब हम कुछ इसमें क्वेश्चन जो है VVI मुझे क्वेश्चन लगा इसलिए मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ। और जो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्या कहता है। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज एसोसिएटेड विथ, दिनेश गोस्वामी जो कमेटी है किससे संबंधित है, दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज एसोसिएटेड विथ कर रहे हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है एबोलिशन ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक,
ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है इलेक्टोरल रिफॉर्म, ऑप्शन सी है मीन्स टू इंड इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी है चाकमा प्रॉब्लम। इसका जो करेक्ट जो आंसर है इलेक्टोरल रिफॉर्म। दिनेश गोस्वामी जो कमेटी थी उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में बात की थी। अभी हम बात कर लेते हैं कि दिनेश गोस्वामी ने किस तरह की इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में बात की थी। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट 1990 द कोर ऑफ आवर इलेक्टोरल प्रॉब्लम आर, कह रहे हैं कि दिनेश गोस्वामी जो कमेटी थी उसने 1992 में रिपोर्ट दी थी। उसके अनुसार उसने बताया था कि इलेक्टोरल का जो प्रॉब्लम है वो निम्नलिखित कोर प्रॉब्लम है। जैसे पहला जिसने बताया था उन्होंने रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर ऑफ इलेक्शन। कह रहे हैं कि इलेक्शन में मनी का रोल और मसल पावर एक बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम होता है। किसके लिए? इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन के बनने के लिए। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं रहती है जब रोल ऑफ मनी और मसल पावर का यूज होने लगता है। और दूसरा जो इसने प्रॉब्लम बताया था वो क्या बताया था? रैपिड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें दूसरा जो कारण बताया था कि जो पॉलिटिक्स में है वो क्रिमिनलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्रिमिनलाइजेशन की बात करें, देखिए अब क्या होता है इलेक्शन में क्या होता है कि बहुत से क्रिमिनल होते हैं वे अच्छे टिकट पा जाते हैं, किसी अच्छे पार्टी से टिकट पा जाते हैं और इस तरह से वे जीत जाते हैं। और जीतने के बाद उनका वो अपना जो धंधा है वो बनाए रखते हैं और ताकि उनके सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। इस तरह से पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन होते चल जाता है। और तीसरा जो था इंक्रीजिंग मीनांस ऑफ पार्टिसिपेशन और नॉन सीरियस कंटेस्ट। दूसरा जो कारण जो था वो एक बहुत ही बड़ा मीनांस क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है नॉन सीरियस कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। क्या होता है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सीरियस ही नहीं होते हैं कैंडिडेट, कोई बहुत ही क्रिमिनल टाइप के होते हैं या कोई मतलब एक कह सकते हैं तो एक तरह से पागल टाइप के होते हैं। मतलब उनका अगर पार्टिसिपेशन हो जाती है इलेक्शन में और वो जीत जाते हैं तो लोगों की भलाई के लिए कार्य नहीं करते हैं। इससे एक क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है, इलेक्टोरल प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए दोस्तों अब यहाँ सेशन हम क्वेश्चन समाप्त करते हैं और आप इस सेशन को देखें, सब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिए। इसलिए धन्यवाद दोस्तों।